अजीज दोस्तों, कराची की बर्बादी। अब कराची की बर्बादी के पीछे कौन है? कराची में मेजॉरिटी जो रूलिंग पावर्स रही हैं वो हैं MQM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, मुख्तलिफ वक्तों में। लेकिन असल तो पीछे आर्मी ही रही है। कराची का 50% तकरीबन कंटोनमेंट है। ये दुनिया का वाहिद मेजर सिटी है जिसका आधा शहर कंटोनमेंट है, आर्मी के डायरेक्ट रूल में है। कंटोनमेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ की इवन म्यूनसिपल सर्विसेज हैं ना, वो भी आर्मी के कंटोनमेंट में बैठे ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं। मैं जब जमशेद टाउन का मेयर था तो मेरे जमशेद टाउन के साथ ही कई कंटोनमेंट लगते थे। नॉर्थ में भी कंटोनमेंट लगता था, वेस्ट में भी लगता था। तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती थी क्योंकि वो कंटोनमेंट वाले आते थे लोग, आम आदमी, और कहते थे कि देखें हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ गटर नहीं है, कचरा उठाने का नहीं है। मैं ऑफिसर्स को बुलाता था तो बोलते थे सर आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो कंटोनमेंट एरिया है, उनके पास अपना बजट होता है म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए, तो हम उस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो आर्मी एक तो डायरेक्ट रूल करती है आधे कराची पे और कुछ देती नहीं है। सिर्फ अपनी जो हाउसिंग कॉलोनीज बनाई हुई हैं, बहरिया टाउन, अस्करी, DHA, इनमें इनका यूरोपियन स्टैंडर्ड का लाइफ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, सड़कें हैं, सब कुछ है, लेकिन बाकी कराची में नहीं। और बाकी जो कराची है जिसमें ये पॉलिटिकल लीडरशिप देते हैं, वो भी पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। करप्शन और रिगिंग का ये हाल होता है कि आप बता नहीं सकते कि क्या हालात हैं वहाँ पे। देखें, पहले तो मैं आऊँगा MQM की तरफ। MQM 1984 में बनती है। 1986 के म्यूनसिपल इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती है। MQM का मेयर बनता है कराची, हैदराबाद और डिप्टी मेयर भी। और नतीजा ये निकलता है कि कराची में पहली बार फ्लाईओवर्स बनने लगे, सब कुछ हुए। 88 के जनरल इलेक्शन में भी MQM ने कराची में स्वीप किया प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबलीज। डिटेल में जाने के बजाय मैं ये बताऊंगा कि MQM जब भी जीतती थी उसको गवर्नमेंट में आर्मी प्रेशर लाके ले आती थी, ताकि जो गवर्नमेंट बन नहीं पाती थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग इतनी सीटें नेशनल असेंबली की जीत नहीं पाते थे कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर ला सकें। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको MQM की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती थी। तो आर्मी किसी न किसी तरह MQM को लाते थे, फिर ऑपरेशन करते थे। MQM में चूंकि सबसे बड़ा मसला यह हुआ कि 92 में MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान छोड़ के चले गए और लंदन में रहने लगे, और वहाँ से अपनी पार्टी को चलाते रहे। लेकिन जाहिर है इतने दूर से आप कब तक और कैसे चलाएंगे। पाकिस्तान आर्मी MQM के लोकल जो लीडर्स होते थे, जिनको अल्ताफ हुसैन असेंबलीज में भेजते थे या मेयर बनाते थे, उन पे वर्किंग करती थी। मुझे याद है जब मैं मेयर बन के गया तो MQM को इतनी पावरफुल गवर्नमेंट मिली हुई थी, हर लिहाज से। सेंटर में भी मिनिस्ट्रीज थी मुशर्रफ के साथ, और प्रोविंस में भी तगड़ी मिनिस्ट्री थी। खाली चीफ मिनिस्टर नहीं दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिंध में कभी भी नॉन सिंधी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। और MQM विदाउट चीफ मिनिस्टर सारी पावरफुल मिनिस्ट्रीज उनके पास थी, जैसे होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, म्यूनसिपल की मिनिस्ट्री है, सारी मिनिस्ट्रियां थी। मेयर थे कराची हैदराबाद के, डिप्टी मेयर थे, सारे टाउन्स के मेयर थे। ऐसे में इतनी पावरफुल जब वो गवर्नमेंट बनाई गई, तो मुझे याद है कि मैं अभी मेयर नहीं बना था, 2005 में ही मैं अगस्त में पाकिस्तान गया था, सितंबर में पाकिस्तान गया था, और अक्टूबर में मेरा मेयर का इलेक्शन हो गया था। तो जब 2005 में मैं जिनीवा गया था अगस्त में, तो MQM के एक मिनिस्टर वहाँ पे अपना इलाज कराने आए थे। तो वो तकरीबन 2 लाख यूरो की शॉपिंग करके गए। ऐसी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें ली। हालांकि वो कोई अमीर ख़ानदान से नहीं थे, वो बसों में बैठ के ही आते थे MQM के हेड ऑफिस।
2 लाख यूरो की खाली शॉपिंग करके गए। तो मैंने जब हमारे एमक्यूएम में जो मेरे बॉस होते थे इनको बताया तो बोला कोई नहीं, ये आईएसआई इनसे करप्शन करवा रही है, इनकी फाइलें बन रही हैं, इनको पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। और यही हुआ। फिर खूब इनकी फाइलें बनाई। जो मेयर बना था मुस्तफ़ा कमाल, वो खूब माल बनाया उसने, सबने बनाया। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा नसरीन जलील के फादर जो थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के। लाहौर में ये पैदा होती हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भारत के यूपी सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस से था। और फिर ये कराची में रहने लगी। ये एक अपर मिडिल क्लास के फैमिली थी। इनके शौहर एम.ए. जलील और ये नसरीन जलील अपर मिडिल क्लास की फैमिली थी। इनका इंडक्शन होता है एमक्यूएम में। आते ही इनके शौहर को मिनिस्ट्री मिल जाती है। डू यू हैव एनी रिग्रेट कि एमक्यूएम ने जो पॉलिटिक्स की उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कराची को हुआ, अर्बन सिंध को हुआ और ख़ुद एमक्यूएम को हुआ? बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ कि पिछले हमने 30 बरस जो हैं वो ज़ाया किए, क्योंकि शायद अल्ताफ़ हुसैन के जहन में ये था ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। हाउ यू डिस्क्राइब अल्ताफ़ हुसैन? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन ये तो जाहिर हो गया है कि ही इज़ गॉन नट्स नाउ, लेकिन उनमें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, उनमें एक जी, और उनको वो मेरे ख्याल सोते बहुत ही कम थे। उनको पूरा पता होता था कि क्या चीज़ कहाँ हो रही है, हर शख्स के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में उनको ख्याल रहता था। और दूसरी उनकी क्वालिटी ये थी कि अगर उनको कोई मशवरा दिया जाता था तो वो उसको बदल भी देते थे, वो सुनते थे बात। ये नहीं था कि नहीं मैंने कह दिया तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खूबी थी। और जिस तरह से वो आए थे, जिस तरह से उनको पजीराई मिली, जो उनका चाम था, वो हर एक को उसने अपनी तरफ खींचा। जैसे इमरान खान का आज फिनोमेना है, तो हम भी जब कोई गलत बात, जो बुराई करता था जब कोई एमक्यूएम की, तो हम सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे आज पीटीआई वाली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। तो अल्ताफ़ हुसैन में खूबियाँ बहुत थी, लेकिन हर शख्स जो है वो 30 साल तक तो इस नहज पे नहीं रह सकता। यू हैव टू कम डाउन। तो जो भी उनकी शख्सी खामियां हैं अब, या जिसकी वजह से तमाम तबाही आई और बुराइयां पैदा हुई, वो अपनी जगह। मेरे ख्याल अल्ताफ़ हुसैन, चूँकि आपको पता है कि जवाबी कार्रवाइयाँ भी हो रही थी और लोग सफ़र कर रहे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ कोलैटरल डैमेज, जिसको आप कह रहे हैं, कि उर्दू स्पीकिंग लोग भी मुतासिर हो रहे थे। और एक बहर सूरत फ़ौज ये चाहती थी कि अल्ताफ़ हुसैन को हटा दिया जाए। पहले उन्होंने कोशिश की कि हकीकी को ले आए, वो कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद से अज़ीम अहमद तारिक को खड़ा किया गया, और फिर इतना ज़्यादा जुल्म किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब मजबूर हो गए कि उनको हट जाए वहाँ से, लीडरशिप से अपने आप को हटा लिया उन्होंने, और अज़ीम अहमद तारिक के पास थी। लेकिन जब मज़ालिम उसी तरह से जारी रहे, पूरे गिरफ्तारियाँ होती रहीं, टॉर्चर्स होते रहे, लोग गायब होते रहे, तो अज़ीम अहमद तारिक ने तय किया कि मैं ये लीडरशिप नहीं ले सकता, मैं ये रहनुमाई नहीं कर सकता, मैं अलहदा होने। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने मुझे ये बताया कि उन्होंने बाकायदा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। उसके बाद से उनका मर्डर हो गया। डू यू हैव एनी रिग्रेट कि एमक्यूएम ने जो पॉलिटिक्स की उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कराची को हुआ, अर्बन सिंध को हुआ और ख़ुद एमक्यूएम को हुआ? बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ कि पिछले हमने 30 बरस जो हैं वो ज़ाया किए, क्योंकि शायद अल्ताफ़ हुसैन के जहन में ये था ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन तमाम चीज़ों का, और हम उनके पीछे पीछे रहे और हम वो कुछ ना हासिल कर सके जो हमें करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि कम अज़ कम जो महाजरों को बिल्कुल मलियामेट करने की जो पॉलिसी थी, जो आप सर उठा के नहीं चल सकते थे, कम अज़ कम आपको शनाख्त एमक्यूएम ने दी। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का भी तो आप लोगों पर यही क्रिटिसिज्म है कि आज जो आप लोग ज़बान बोल रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहे हैं। और कौन नहीं बोल रहा है? चले इस बात पे तो आपने माना, 2 चीज़ें आपने मानी, एक 8 फरवरी का रिज़ल्ट और अदरवाइज़ भी। लेकिन आज क्या सूरत हाल है? आज एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों है हुकूमत के साथ?
एक थोड़ा सा ये भी बता दें, क्योंकि वो जो पीरियड था जब आपको ये कहा गया कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, कभी एक फ़ोन आता था कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, दूसरा फ़ोन आता था इमरान के साथ रहें। नहीं, हमेशा ये फ़ोन आता था कि इमरान के साथ रहें टिल द लास्ट मोमेंट। हमारे सिर्फ 7 नेशनल असम्बली के मेंबर्स थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत कायम थी। और जब MQM ने ये तय किया कि उनको उनकी सपोर्ट हटनी है, इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फ़ौज भी उस वक्त तक, आपको पता है कि क्या हालात हो इमरान से आपको प्रॉब्लम क्या थी? मेरा ख्याल है PTI और MQM का तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन बात यह है कि आप साथ तो थे, लेकिन आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे। ये आपने देखा ना, ये नसरीन जलील, तो ये नसरीन जलील आज कहती हैं कि 30 साल हमारे ज़ाया हो गए MQM में। इनके फादर डिप्टी कमिश्नर थे, ये और इनके शोहर कुछ भी नहीं थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। ये कहती हैं कि 30 साल ज़ाया हो गए। 80s में इनके शोहर को मिनिस्ट्री मिलती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। फिर वापस 90s में इनके शोहर को मिनिस्ट्री मिलती है। ये सेनेटर बनती हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनती हैं, जो कि मिनिस्टरियल लेवल की वो है, 6 साल। फिर ये कराची की डेप्यूटी मेयर बनती हैं, पूरे कराची शहर की मुस्तफ़ा कमाल मेयर था और ये डेप्यूटी मेयर थी। और पोजीशन इनकी ये थी कि ये पीपल्स पार्टी के जो काउंसलर्स होते थे उनको सपोर्ट करती थी। आज 17 साल से एक मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी का, सईद गनी। वो मेरे इलाके जमशेद टाउन की एक यूनियन काउंसिल का नाजिम था, काउंसलर के लेवल की पोस्ट ले लें। वो जाता था मेरी शिकायतें करने नसरीन जलील को, और नसरीन जलील मुझे फ़ोन करके डांटती थी कि आरिफ भाई इनका ख्याल रखें और ये और वो। उस वक्त से ये पीपल्स पार्टी और MQM के कई लोग पीपल्स पार्टी के करीब हो रहे थे कि इनको रीडिंग हो गई थी, ISI ने बता दिया था कि MQM का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो सिंध में फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी नहीं होना है, तो ये लोग उनके करीब होते रहे। नसरीन जलील ने कहा कि मैंने डिप्लोमेटिक लेवल पे MQM के ऑपरेशन के ख़िलाफ़, MQM पे जो ऑपरेशन होते थे वो मैं डिप्लोमेटिक लेवल पे पार्टी को इतना तगड़ा करती थी। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो हम लोग थे। मैं जिनीवा जाता था, अमेरिका में कैपिटल हिल में गया, अमेरिका में कई कॉन्फ्रेंसेस की, यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई 50 कॉन्फ्रेंस की, बल्कि 100 से ऊपर कॉन्फ्रेंसें की और मीटिंग्स की। ब्रिटिश पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट, हर जगह तो हम लोग कर रहे थे। ये कहती हैं मैं वहाँ पे एम्बेसडर्स को, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे 2004 में जब ना ये डिप्टी मेयर थी ना मैं कुछ था, अभी म्यूनसिपल इलेक्शन हुए नहीं थे, तो मैं लंदन आया था बेल्जियम से, तो मुझे कहती हैं, मैं फ्रांस में रहता था, फ्रांस से आया तो मुझे कहती हैं कि आरिफ भाई आप लोग जिनीवा जाते हैं, मुझे भी ले जाया करें, मुझे भी बड़ा शौक है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करूं। आज ये कहती हैं कि ये MQM की डिप्लोमेटिक वो, तो खैर इनसे आप क्या तवक्को करेंगे, ये लूट मार करने के लिए रहती रही हैं। और आज ये पाकिस्तान आर्मी की गोद में जितने बैठे हैं ना, और ये लोग कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन रॉ एजेंट था, असल में तो ये रॉ एजेंट थे। देखें, मैं अल्ताफ़ भाई के साथ दिल्ली गया था, हिंदुस्तान टाइम्स की कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ़ भाई की नोट स्पीकर थे, तो मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में हम अल्ताफ़ भाई के मतलब होटल में अल्ताफ़ भाई के कमरे में हम लोग बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी, तो उसमें दरवाज़ा नॉक होता है कमरे का, तो अल्ताफ़ भाई कहते हैं वो हसन नाम है, शायद हसन होगा। तो दरवाज़ा खोला, आया एक लड़का, अल्ताफ़ भाई से गले वाले मिला, बैठा, पता चला ये नसरीन जलील का बेटा था। MA जलील और नसरीन जलील का बेटा था। दिल्ली में अल्ताफ़ भाई से मिलने आया था। क्या कर रहा था भाई दिल्ली में ये क्या कर रहा था जो आज अल्ताफ़ भाई को इंडियन एजेंट कहते हैं? ये दिल्ली में क्या कर रहा था? आर्मी वालों को सब पता है कि असल में कौन खेल रहा था, और सारी टोपी डाल दी अल्ताफ़ हुसैन पे। तो अजीज़ दोस्तों, ये आज का जो MQM का टोला है ना, जो आर्मी लेके आई है, कराची वालों पे थोपा हुआ है, इसके बारे में एक बहुत 22 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री आई है, जो ज़ाहिर है मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखा नहीं सकता, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में बताया है कि 2024 के पाकिस्तान के इलेक्शंस में किस तरह MQM जो आर्मी टोला है
उसको सीटें जितवाई गई। आज जो हेल्थ मिनिस्टर बना हुआ है, जो एक्स मेयर ऑफ कराची मुस्तफ़ा कमाल, जो आज सबसे ज़्यादा गालियां देता है अल्ताफ़ हुसैन को, ये अपनी सीट बुरी तरह से हार गया था। याद रहे कि MQM जब अल्ताफ़ हुसैन का दौर था तो कोई भी सीट लाख से कम वोट से नहीं जीतती थी। तकरीबन सीटों पे ज़मानतें जब्त हो जाती थी मुखालिफों की। MQM ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड बनाए हैं वोट लेने में, 1.5-2 लाख, और अब ये कुछ हज़ार से जीते हैं, वो भी ज़बरदस्ती जिताए गए हैं। मुझे याद है कि इवन 2008 के इलेक्शन में, जब 2007 के इलेक्शन में जब मैंने नया नया मेयर से रिज़ाइन किया था, तो मुझे याद है कि उस वक्त भी कई सीटें MQM हारी थी, लेकिन इन लोगों को हीरो बनाना था, इसलिए आर्मी ने इनको जितवाई। फारूक सत्तार जो कि कराची का मेयर रहे और MQM की हर गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, जब पोलिंग ख़त्म हुई और वोट काउंटिंग हो रही थी तो लेट नाइट प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो था फारूक सत्तार के हलके का, उसने कहा कि तकरीबन फारूक सत्तार तो बहुत बुरी तरह से हार गए हैं, तो रिज़ल्ट टीवी पे अनाउंस कर दें। तो फारूक सत्तार आंसुओं से रो पड़ा। उधर बैठे हुए लोगों का ये हमें बताया था आके कि फारूक सत्तार आंसुओं से रो पड़ा और उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहता है, और ISI के लोग भी वहाँ थे, कि थोड़ा टाइम दे दें सर, अभी रात गुजरने दें। फिर हम लोग सब सो गए, सुबह उठे तो पता चला फारूक सत्तार जीत गए, जो कि जीतने का कोई चांस ही नहीं था। तो इन लोगों को इस तरह ये इलेक्शन के हवाले से 2024 के हवाले से इलेक्शन की रिपोर्ट है कि इन लोगों को ज़बरदस्ती जितवाया गया। यहाँ पे PTI जीती थी कराची में। तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी लड़ाई और प्रेस टॉक और मीडिया पे गुफ्तगू, टॉक शोज में MQM की गुफ्तगू अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, ये उन्होंने अपनी सोच के तहत ये डायरेक्शन नहीं, वो एक हमारे बहुत ही, मेरे तो यानी वालिद की तरह थे, चौधरी अनवर अजीज मरहूम। हाँ, उन्होंने ये दानियाल अजीज साहब जी, उनके वालिद थे, वो ये फरमाया करते थे हम लोगों को कि हम शुरू में जब हम नौजवान थे हर चीज़ में घुसते थे और आगे से बहस करते थे सीखने, तो वो बड़े शफीक कहते थे कि बेटा, हम सियासतदानों में एक ख़ास ग्रुप होता है, वो गुड्डी लुट ग्रुप होता है। गुड्डी लुट अभी लाहौर में बसंत आनी है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में रखो। उसका कुछ नहीं, ना वो डोर खरीदता है ना पतंग खरीदता है, वो यूं करके निगाहें जमाया होता है, ये पेच लड़ रहा है, फिर वो दौड़ता है उसके पीछे। बाजू का तो थोड़ा भी वट्टा मार के तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, ये गुड्डी लुट ग्रुप है इस वक्त। इनका ख्याल है कि पेचा पड़ चुका है, नए सूबे बनने ही बनने हैं, अपनी जगह बना लो। तो वो गुड्डी जब ये लगा लो, ये इतनी सी बात है। और उसके सिलसिले में जो कर रहे हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था, जो ज्यादती कर रही है ये दोनों जमातें, कि हम जब ये टीवी पे रोजाना एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, देखो हम पहले दिन से क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए पहले दिन से, कि ये जो सानहा हुआ है गुल प्लाजा, उसकी रोशनी में गुल प्लाजा था। जनाब, इस शहर का फायर ब्रिगेड सिस्टम क्या है, कितनी मरतबा हम कह चुके हैं, जो बाकी बिल्डिंग्स हैं इनकी लड़ाई में वो तो कहीं बहुत पीछे चला गया। वो तो चला गया ना, लोग वो तो अपना रात गई बात गई हो गई। वो पहले दिन से एक बात शर्जील मेमन साहब की दुरुस्त है कि पहले दिन से उधर वो यानी कि बेसानहा शुरू होता है और ये 18वीं तरमीम करते हैं। अच्छा, अब इसमें चलो मैं MQM का तो मैं समझ सकता हूँ कि गुड्डी लुटने का प्रोग्राम, उसके मुकाबले में जमात इस्लामी को कम अज़ कम किसी और हवाले से, मतलब उसका एक क्लेम बनता है कि वो ये कह सकते हैं कि जनाब हम हो सकते थे मेयर। हाँ, बल्दियात में वाज़ेह अक्सरियत है। हाँ, अरे कह सकते थे कि जी ज़बरदस्ती हमसे किया गया, और अगर हमारा नेमतुल्लाह खान कोई ना कोई आपका आर्गूमेंट होता, वो भी एक अजीबो गरीब मतलब कि वही इन्हीं की तरह। यार इस तरह नहीं है। बेसिक बात यह है कि हमें बात ये करनी है कि पाकिस्तान के आम आदमी को कितना अख्तियार हासिल है, वो उस पर मान है। ये आपने सुना। अब ये
जो नुसरत जावेद हैं जर्नलिस्ट हैं तो मेले, लेकिन इन्होंने बात बड़ी पते की कि दानियाल अजीज़ एक मिनिस्टर था, मुशर्रफ के ज़माने में शायद नेब का चीफ था। उसके फादर अनवर अजीज़ ने कहा था कि हम पॉलिटिशियंस में एक गुड्डी लूट ग्रुप होता है, जो पतंग लूटते हैं ना, पतंग को पंजाबी में शायद गुड्डी कहते हैं, तो गुड्डी लूट पतंग लूटने वालों का एक ग्रुप है। ये ग्रुप है ना डोर खरीदता है ना पतंग खरीदता है, सिर्फ लूटता है। और मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग इन गुड्डी लूट लोगों जैसे में से हैं, जो कि आर्मी के बूट चाट के गवर्नमेंट में आते हैं। तो ये नसरीन जलील को मेरा जवाब था कि बेगैरत एक छोटा लफ्ज़ है तुम जैसे लोगों के लिए। मैंने अपने MQM के 25 साल के सफ़र में ऐसे कई लोग देखे हैं जिसमें जो टॉप की अगर एक लिस्ट बनाई जाए, इसमें तुम उस लिस्ट में होगी। तुमने इस पार्टी में 30 साल फ़ायदे ही उठाए हैं और आज तक उठा रही हो। ये कहती हैं कि मुझे इसलिए गवर्नर सिंध नहीं बनाया गया कि मैं MQM के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करती थी और मुझसे ISI नाराज़ थी। तुम डिप्लोमेटिक कोई भी काम नहीं किया तुमने भाई, तुम एम्बेसडरों से ज़रूर मिलती थी, बीइंग MQM's डिप्यूटी कन्वीनियर, क्योंकि ये MQM की डिप्यूटी कन्वीनियर की पोस्ट पे थी, तो MQM से मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स मिलते थे। तुम वन ऑफ दोस्त थी। गवर्नर इसको बनाया गया है। ये उठते बैठते जूते चाटता है आर्मी के। ये अभी भी कह रहा है, जब पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर पे थू थू कर रहा है, अभी भी कह रहा है कि आसिम मुनीर इस कौम की उम्मीद है। मैं किसी की तारीफ बगैर वजह के नहीं करता। इसके दिलों में कुरान है, जब वक्त आएगा तो ये पाकिस्तान की इज्जत बहाल करेगा। मुझे पता है टिसोड़ी कि तुम बगैर फ़ायदे के किसी की तारीफ नहीं करते। तुम एक ज़माने में अल्ताफ़ भाई ने तुम्हें बैन किया हुआ था MQM आने से, तुमने पूरी जान लगा दी कि MQM में आ जाओ, तब तुम अल्ताफ़ भाई की बहुत तारीफ़ें करते थे। अब आज ये है कि तुम आर्मी के जूते चाट रहे हो और आज MQM पे कब्ज़ा किया हुआ है तुमने, मुस्तफ़ा कमाल ने, नसरीन जलील जैसे बेगैरत लोगों ने। तो अजीज़ दोस्तों देखें, कराची की बर्बादी का जिम्मेदार आर्मी है। जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी कभी भी कराची से नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की बड़ी सीटें नहीं जीत सकी। भुट्टो के दौर में जब कराची में मुल्लाओं का इतना वोट होता था, तब भी जमात इस्लामी 2 सीटें जीतती थी, पीपल्स पार्टी 1 सीट जीतती थी, बाकी आज़ाद और खुली डुली सीटें होती थीं। कराची में भांत भांत के ग्रुप बने हुए थे। बाद में MQM ने स्वीप किया तो जमात इस्लामी को 2 भी सीटें नहीं मिलती थी, पीपल्स पार्टी को 1 मिल जाती थी। एक बार मुझे याद है कि 2 सीटें मिली थी, बाकी 1 सीट पीपल्स पार्टी को मिलती थी, 1 या 2 जमात इस्लामी ले जाती थी। जमात इस्लामी का मेयर 3 बार बनाए कराची का, लेकिन तीनों बार मार्शल लॉ में बनाए। 2 बार ज़ियाउल हक के ज़माने में ये कराची का मेयर बनाया गया अब्दुल सत्तार अफगानी को, और तीसरी बार जमात इस्लामी का नेमतुल्ला बना जब हम मेयर बने थे कराची में। मैं भी जमशेद टाउन का मेयर बना था। उस वक्त 2005 में नेमतुल्ला का दौर ख़त्म हुआ था, यानी 2001 में MQM से बायकॉट करवाया गया था और जमात इस्लामी को कराची की मेयरशिप दी गई थी। मेरे टाउन जमशेद टाउन का मेयर मुझसे पहले कासम पारेख था जमात इस्लामी का, और जब और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेमन हमारा बांटवा वाला। तो मैं जब शुरू में ऑफिस में बैठने लगा तो मैंने पूछा अपने ऑफिसर से कि कासम पारेख साहब कैसा काम करते थे। बोला 4 साल वो मेयर रहे लेकिन वो एक बार भी ऑफिस नहीं आए। मैंने कहा फिर कैसे काम चलता था? बोला इनका बंगला पीछे ही है, हम उधर से इनसे साइन करवाते थे और यहाँ पे जमात इस्लामी के ऑफिस बेरर्स आते थे जो पार्टी के लीडर्स थे और वही सारा काम चलाते थे, सारी चीज़ें जमात इस्लामी। छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब सफाई का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था तो हमारे पास, मेरा ख्याल है, मुझे सही से फिगर्स अब याद नहीं, तकरीबन 20 साल हो गए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 1700 सफाई कर्मचारी थे या 1100 थे। तो मैंने कहा ये सब इतने सारे जाते कहाँ हैं? तो बोला सर इसमें इतने 100 पता नहीं कितने 100 तो मुसलमान सफाई कर्मचारी हैं और मुसलमान सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर सकते।
खाली नॉन मुस्लिम कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिर वो सफाई कर्मचारी भर्ती क्यों हुए? बोला ये जमात इस्लामी के लोग हैं और जमात इस्लामी ने इनको भर्ती किया। और जाहिर है जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो घर बैठे तनख्वाह लेते थे। तो इस तरह का काम जमात इस्लामी करती रही है, लेपा तोपी करती रही है। मेरे इलाके में कई चौरंगियाँ थीं जो राउंड अबाउट होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जब भी मैं बात करता था तो कहते थे सर ये तो फलां कंपनी को दिया हुआ है, ये तो फलां कोका कोला या फलां कंपनी, या मैं कोका कोला नहीं है लेकिन ऐसे कंपनियों को दिया हुआ है 20-20 साल के ठेके पे। तो मैंने कहा किसने और क्यों दिया है? तो बोला सर वो क्या करते थे कि जमात इस्लामी के मेयर के पास आते थे इस कंपनी के लोग, और किसी ने 10 लाख दे दिए, किसी ने 5 लाख दे दिए कि यहाँ पे हम डेवलप कर देंगे चौरंगी को और अपना बोर्ड लगाएंगे और अपनी पब्लिसिटी करेंगे। तो सारी चौरंगियाँ जमात इस्लामी ने बेची हुई थी और वो जो चौरंगी डेवलप होती थी तो उसकी फ़ोटो लगाते थे कि देखो हमारा काम। तो इस तरह की चीज़ें जमात इस्लामी करती रही। जमात इस्लामी का किरदार सिर्फ नेगेटिव रहा है। जमात इस्लामी ने कराची यूनिवर्सिटी पे हथियारों के बल पे कब्ज़ा किया और वहाँ पे अपनी इस्लामाइजेशन लाने की कोशिश की। जमीयत कराची यूनिवर्सिटी और लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को कब्ज़ा किया हुआ था और इनकी हरकतें सिर्फ टेरराइज करना और कराची से कश्मीर और अफ़गानिस्तान वगैरह में टेररिस्टों को भेजने के लिए हायर करना इनका काम होता था और कोई काम इन्होंने कराची में नहीं किया। रहा सवाल पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी का इस शहर में स्टेक पे कुछ भी नहीं है क्योंकि कभी भी इनका वोट बैंक इधर रहा नहीं है। जितने भी सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं ये सब कराची के बंगलों में रहते हैं, लेकिन जीतते अपनी सीट अंदरून सिंध के अपने गांव गोठों से जीत के आते हैं। तो इनका कराची में स्टेक पे कोई नहीं, उल्टा इनको नफरत है कि कराची के लोग कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते। तो कराची की बर्बादी में अगर सबसे बड़ा किरदार रहा है पॉलिटिकल, उसमें आर्मी तो है ही, तो वो पीपल्स पार्टी है। एमक्यूएम को जब भी मौका मिला है तो थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन स्टिल बात यह है कि अगर 10 रुपए का काम किया है तो 50 रुपए की करप्शन की है। वो सारे एमक्यूएम के लीडर जो आज 20-20, 25-25 साल से गवर्नमेंट्स में हैं, पावर में हैं और आज आर्मी की गोद में बैठे हैं। और ये आज ही आर्मी की गोद में नहीं बैठे। मैंने जब रिज़ाइन किया था जमशेद टाउन के मेयर से, तो मैंने 2007 में एक डिटेल्ड रिपोर्ट अल्ताफ़ भाई को भेजी थी कि क्या कर रहे हैं आपकी एमक्यूएम के लोग। तो ये आज से नहीं 20 साल से तो डायरेक्ट आर्मी की गोद में बैठे हैं। और ये है कि सारे ही बर्बादी के मतलब शरीक रहे हैं जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, और आर्मी को बराबर शेयर देते रहे। आर्मी इनसे लायंस शेयर लेके जाती थी, इनको पीनट्स देती थी, इनकी फाइलें बनी हुई होती थी और इनके साथ वो किया। और ख़ास तौर पे मैं एमक्यूएम के उन लोगों का जिक्र करूँगा जो इस वक्त पीपल्स पार्टी में बैठे हैं या अपनी एमक्यूएम पाकिस्तान बना के बैठे हैं। इन लोगों की जो मॉरल करप्शन है ना, वो सबसे बड़ी वजह बनी है कि इन सब ने जब बहुत ज़्यादा मुशर्रफ के दौर में पावर मिली तो लड़की और इस तरह की इमोरल एक्टिविटीज़ इतनी करते थे कि बाकायदा वीडियोस बनी हुई मौजूद हैं। इनके ख़ानदान कराची के मोहल्लों की कोई लड़की एमक्यूएम वालों से नहीं बची थी। तो ये सारी सिचुएशन है। मेरे पास और ज़्यादा डिटेल्ड पीपल्स पार्टी के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त मैं नसरीन जलील को जवाब देना चाह रहा था कि बेगैरती की भी कोई इंतहा होती है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।